हेलो एवरीवन, दिस इज रजत समयाल। आज हम फिजिक्स के सेकंड टॉपिक दैट इज मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइज, मोशन है क्या? तो मोशन का मतलब है दैट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू टाइम। अगर समय के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको आप मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे आप अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे हैं, अभी आप यहाँ पे हैं, तो आफ्टर 5 सेकेंड्स अगर आप मूव करके यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो इस तरह की चीज को आप बोलोगे दैट इज मोशन। मीन्स रेफरेंस पॉइंट पहला आपका ये था और आफ्टर 5 सेकंड जब मैंने आपको देखा तो आप यहाँ पे पहुंच चुके थे। तो क्या आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया? यस। क्या टाइम लगा आपको? यस, 5 सेकंड आपने लिया इसमें पहुंचने में यहाँ तक। तो इस चीज को बोलते हैं मोशन। देखिए मोशन की जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ते हैं मोशन को, मोशन की रेलेवेंस क्या है? गाइस आए इसे हम और इजी तरह से समझते हैं। देखिए जो क्रिकेट फैंस हैं, जो हॉकी के फैंस हैं, जो सॉकर के फैंस हैं, इन सबको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? गाइस इन सबको पहले करेक्ट मोशन क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझाया जाता है, ताकि वंस यू मास्टर दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आप हर मोशन को इजीली प्रिडिक्ट और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये रेलेवेंस है हमारे मोशन का। तो देखिए अगर मैं आपको एवरीडे एग्जांपल बताऊं मोशन की, कि जो आप रेगुलरली कम अक्रॉस हो रहे हैं, जॉगिंग, कार ड्राइव करना, बाइक राइड करना या सिंपल वॉक करना, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन। तो गाइस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कुछ टर्म्स के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या? लेट अस सपोज आप पहले आपको यहां से यहां तक जाना है। देखिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, बट अगर आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाइए या ऐसे जाइए, देखिए डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जो आपने टोटल पाथ ट्रेवल किया है, इस टोटल पाथ को बोलते हैं दैट इज डिस्टेंस। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर। डिस्प्लेसमेंट सेकंड टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए आप पहले ऐसे गए थे तो इसको आपने बोला डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलते हैं? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर है। सेकंड आता है स्पीड। स्पीड गाइस क्या होता है? स्पीड का मतलब है आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको बोलते हैं दैट इज स्पीड। और स्पीड का ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है दैट इज इट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। मीन्स कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल की है कुछ समय में, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है, टाइम। और नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर आपकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही है तो उसको आप बोलोगे एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए गाइस, अब हमें यहां पे यह भी पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, देखिए 10 यहां पे क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको बोलता हूं मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, देखिए ये जो क्वांटिटी 10 मीटर पर सेकंड, इट इज अ क्वांटिटी। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, बट मैं आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं कि मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो वो क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो पर डायरेक्शन नहीं, तो उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है आपकी स्पीड हो जाए, आपका मास हो जाए, आपका जैसे मैं आपको बोलता हूं 50 किलो मास, ठीक है, 50 मास है मेरा। आपकी स्पीड, आपका मास, आपका डिस्टेंस, आपकी वॉल्यूम, दीज ऑल आर दी स्केलर क्वांटिटीज। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। देखिए गाइस, सेकंड आता है इसमें वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था और मैं ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, आई वॉज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था। देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड भी है, यहां पे डायरेक्शन भी है। वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी एग्जांपल है आपकी वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन, फोर्स। अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कुछ मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं और किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपकी एक्सेलरेशन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो गाइस
नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए यहां पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एंड थर्ड इज योर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये 3 इक्वेशंस आपकी मोशंस की। इसमें v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन है और t है टाइम ऑफ मोशन। और यहां पे जो ये s है, ये दोनों s, ये s है आपका दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये s आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो गाइस प्लीज नोट, ये जो 3 इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं, इन इक्वेशंस को लॉ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इन तीनों इक्वेशन को लॉ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हम कहते हैं। देखिए इन इक्वेशंस को हम क्यों पढ़ते हैं? इन इक्वेशंस का यूज हम दूसरे कंपोनेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी चाहे वो फाइनल हो या इनिशियल हो, टाइम ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन, इन सब कंपोनेंट को ड्राइव करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा प्लीज, इन इक्वेशंस को हम सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और आपका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो। एक तो आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए और आपका मोशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मींस आपका मोशन लीनियर होना चाहिए, तभी आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से देखिए गाइस, देखिए इसीलिए हम इन इक्वेशंस को, आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, इसीलिए हम इन इक्वेशंस को लॉ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह के मोशंस होते हैं। देखिए मोशन ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल भी होता है, पीरियोडिक भी होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है, प्रोजेक्टाइल भी होता है और ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। अब देखिए आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। देखिए ट्रांसलेशन मोशन को आप लीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, और ये लीनियर मोशन आपका ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है। देखिए स्ट्रेट पाथ चाहे वो एक्स एक्सिस के हो अक्रॉस हो या वाई एक्सिस के अक्रॉस हो या जेड एक्सिस के अक्रॉस हो, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और वो किसी भी डायमेंशन में हो तो उसको बोलते हैं लीनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ आपको, अगर यहाँ पे खड़े हुए आदमी ने अगर यहाँ से बुलेट फायर किया है इस पॉइंट पे, तो ये बुलेट का जो पाथ होगा, शॉर्ट डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस शॉर्ट है और अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो बुलेट का जो पाथ होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इट विल बी ए स्ट्रेट। तो इस तरह के मोशन को आप बोलोगे ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन। सेकंड मोशन आता है आपका रोटेशनल मोशन। ये इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स्ड एक्सिस के अक्रॉस सर्कुलर पाथ में मूव करे, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रही है, तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं दैट इज रोटेशनल मोशन, जिसको आप सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। थर्ड है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, देखिए पीरियोडिक मतलब हम इसको साइनोसॉइडल की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, फिर पीक पे गया, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, बट अपने आप को वो रिपीट करते जा रहा है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस तरह के मोशन को आप बोलते हैं दैट इज पीरियोडिक मोशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है सन के अराउंड धरती घूम रही है, धरती 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है सन के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करने के लिए। देखिए अगर अर्थ ने यहां से स्टार्ट किया 365 डेज एंड 6 आवर्स के बाद धरती वापस इसी पॉइंट पे आएगी, देखिए फिर से रिपीट होगी यहां से। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं दैट इज पीरियोडिक मोशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। देखिए इसको पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। देखिए ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, ये वो मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है
इस तरह से मूव कर रहा है, पहले आगे फिर पीछे जा रहा है, आगे पीछे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है विद टाइम, तो उस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। उस तरह के मोशन को बोलते हैं दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम ऐसे हैंग किया जाता है, पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम जाता है, वापस अपने आप को अपनी पोजीशन पे लाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर वापस अपने आप को अपनी पोजीशन पे लाता है। तो क्या पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? इस तरह के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशन, आपके जो फोन की वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो गाइस, ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आपकी वाइब्रेशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मूव करे उसको हम बोलेंगे इट इज इन ऑसिलेशन। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूंगा, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन का ही टाइप है। अब देखिए ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्या एक पर्टिकुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये जो पाथ है पेंडुलम का जिसपे पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड द लास्ट वन इज योर दैट इज प्रोजेक्टाइल। देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है, आप ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप अपने छत पे खड़े होके पत्थर फेंक रहे हैं। जब आप पत्थर फेंकते हैं, पत्थर कुछ डिस्टेंस तक स्ट्रेट जाता है, देन उसके बाद वो डाउन होना स्टार्ट होता है। जो वो इस तरह का डाउन होते होते वो ऐसे ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। ये जो मोशन है, ये मोशन को, इस तरह के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह के मोशन को बोलते हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। गाइस, यहां पे एक चीज आपको बताना जरूरी समझता हूं मैं कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन के बीच में डिफरेंस है क्या। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक इन नेचर। देखिए ऑसिलेटरी मोशन भी अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन का भी यही है कि दोज मोशन विच रिपीट इटसेल्फ। तो मेन डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में? देखिए ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, बट पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी मोशन हो। जैसे एग्जांपल देते हैं इसकी। देखिए कार का टायर क्या रोटेट करता है वापस अपनी पोजीशन पे? मतलब अगर हम सिंपल एक ही जगह पे खड़े रख के कार के टायर को रोटेट करें तो कार का टायर रोटेट कर रहा है, यस और नो? मीन्स ये पोर्शन पहले ऊपर है, घूम के वापस ऊपर आया, ठीक है? मीन्स घूम के वापस आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यस इट इज पीरियोडिक, ठीक है? बट हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि कार का टायर घूमा, ठीक है? मीन्स कार व्हील इज मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है? व्हील टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहा है। कार का टायर, मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए कार इज ओनली पीरियोडिक बिकॉज व्हील डू नॉट मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। देखिए जो पेंडुलम आपका होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आपका पेंडुलम है, पेंडुलम आगे जाता है, वापस आता है अपनी जगह पे, देन दूसरी डायरेक्शन में जाता है। तो पेंडुलम इसी तरह से मूव करता है। तो पेंडुलम का जो मोशन है, याद रखिए पेंडुलम इज बोथ ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक। ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक। बट पीरियोडिक मोशन में एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया कि ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक, बट पीरियोडिक मोशन मे और मे नॉट बी ऑसिलेटरी। देखिए ये जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक मोशन में टू एंड फ्रो मूवमेंट हो। कार की व्हील की एग्जांपल दी मैंने आपको। कार का व्हील सर्कुलर घूमता तो है, बट वो एक ही जगह पे नहीं खड़ा रहता। अगर मूव करेगा वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, वो यहां तक पहुंच जाएगा। अब ऐसा नहीं यहां तक पहुंचा वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, नहीं। कार का व्हील टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव टू एंड फ्रो मूवमेंट इन पीरियोडिक मोशन। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक एज इट डज रिपीट इट्स टू एंड फ्रो मोशन। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक एज इट डज रिपीट, ये रिपीट करता है अपने टू एंड फ्रो मोशन को आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। तो गाइस देखिए, अब मोशन में कुछ लॉस भी हैं और मोशन के लॉस को एक्सप्लेन किया था न्यूटन ने। देखिए यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, हम फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। और वो न्यूटन कौन सा है? दैट इज स्मॉल एन वाला, स्मॉल एन, याद रखिएगा स्मॉल एन। अगर कैपिटल एन दिया है, एन कैपिटल एन न्यूटन, कैपिटल एन वाला न्यूटन और स्मॉल एन वाला न्यूटन। स्मॉल एन वाला न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बट कैपिटल एन वाला न्यूटन जो है इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट।
इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो देखिए लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया न्यूटन ने, और न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन के थ्रू इस क्लासिक मैकेनिक्स की आज फाउंडेशन रखी। तो देखिए न्यूटन का पहला ऑब्जेक्ट क्या कहता है, न्यूटन का पहला ऑब्जेक्ट कहता है एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस अंटिल अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब न्यूटन बोलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स लगा के उसको मूव ना करवाओ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा अनलेस अंटिल आप उसके आगे उसको ऑब्स्ट्रक्शन ना लगाओ। तो ये न्यूटन का पहला लॉ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा, अनलेस अंटिल आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसको उसके मोशन को रेस्ट में ना बदलो या रेस्ट को मोशन में ना बदलो। सेकेंड लॉ कहता है न्यूटन का, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज सर्टन मास ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। देखिए कहता है ये सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ मास है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कुछ मास है तो इस मास को एक्सेलरेट करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा मास होगा, देखिए ये नॉर्मल चीज़ है, छोटे पत्थर को हम इजीली मूव करवा सकते हैं, बट अगर ये बड़ा बोल्डर हो, बड़ा पत्थर हो तो इसको मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको एक्सेलरेट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ कहता है, ये हम हर चीज़ जानते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप दीवार पे पंच करते हैं तो आप फोर्स दीवार पे लगा रहे हैं, तो दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से आपका हैंड डैमेज हो सकता है। आई होप आपको लॉज ऑफ मोशन क्लियर हुए होंगे। तो गाइज नेक्स्ट है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि न्यूटन के लॉज ने आज के टाइम पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसकी फाउंडेशन को रखा। अब देखिए मैकेनिक्स होता क्या है, देखिए मोशन, फोर्स और एनर्जी के बीच का जो जनरल रिलेशनशिप है इसको मैकेनिक्स बोलते हैं। जब आप मोशन, फोर्स और एनर्जी के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो देखिए अगर आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं बट फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं और एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अगर आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं, फोर्स और एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं, इस तरह की ब्रांच को बोलते हैं दैट इज काइनेमैटिक्स। इस तरह की ब्रांच को क्या बोलते हैं, दैट इज काइनेमैटिक्स। और दिस काइनेमैटिक्स इज द सिंपलेस्ट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। सेकंड है वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें आप मोशन से भी डील करते हैं और फोर्स के साथ भी डील करें, दोनों के साथ एक साथ डील कर रहे हैं, तो उस तरह की ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को बोलते हैं दैट इज डायनामिक्स। और नेक्स्ट है आपका दैट इज द स्टडी ऑफ फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ चेंज इन मोशन और एनर्जी इज कॉल्ड स्टैटिक। जब आप फोर्स को स्टडी कर रहे हैं, ना ही मोशन को कंसीडर कर रहे हैं ना ही एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को आप बोलोगे दैट इज स्टैटिक। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्टेटमेंट टाइप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा गाइस। थैंक यू सो मच।